आप सभी का क्रॉनिकल्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक वार्म वेलकम है। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज हम अपना करेंट अफेयर सीरीज़ का एक नया लेक्चर वीडियो लेके आए हैं। ये लेक्चर सीरीज़ यूपीएससी और स्टेट पीसीएस 2024 के प्रीलिम्स को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया है, जिसमें हम अक्रॉस द डिसिप्लिन जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको ऑन ए डेली बेसिस डील करते हैं। इस प्रोग्राम की पूरी डिज़ाइनिंग प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रख के की गई है। जो भी इंफॉर्मेशन लोड है या जो भी कंटेंट हम आपको वीडियो के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका कोर फोकस यूपीएससी या स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स को टारगेट करना है। तो आज का लेक्चर सीरीज हम इसी बिहाफ पे बिगिन करते हैं और इस लेक्चर सीरीज में जो हम पहला टॉपिक डील करने जा रहे हैं वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। एज यू नो कि यूपीएससी के सिलेबस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक टॉपिक मेंशन है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट वर्ल्ड के जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश की गई, इनकी प्रिंसिपल ऑर्गन्स क्या हैं, किस ईयर में इस्टेब्लिश की गई और इनका कोर पर्पस ऑफ फंक्शनिंग क्या है। इस बिहाफ पे जो है क्वेश्चंस ऐसे इन टॉपिक से रिलेटेड यूपीएससी में पूछे जाते हैं। साइमल्टेनियसली स्टेट पीसीएस में ऐसे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये बॉडी कब स्टैब्लिश की गई। तो आज का टॉपिक भी हम इसी से रिलेटेड डील करते हैं। ये न्यूज़ में इसलिए रहा है कि ऑफ रिसेंट यूनाइटेड नेशन ने जो है वर्ल्ड की जो प्रोमिनेंट कंट्रीज़ हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो एक फंडिंग सस्पेंशन है एक एजेंसी की, दैट इज यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज। इनके फंडिंग पर रोक लगा दी गई थी इस एजेंसी के और इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने रिक्वेस्ट किया है कि इनकी फंडिंग को फिर से रिकंसिडर किया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि एजेंसी पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज के लिए काम करती है, उनके एड के लिए काम करती है और ऐसे वॉर लाइक सिचुएशन में इसकी फंडिंग को क्यों रोक दिया गया है। तो उसके पीछे कोर रीजन ये है कि ये एजेंसी जो है एस्टैब्लिश की गई थी पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज के लिए इन द ईयर 1949 में ये एजेंसी एस्टैब्लिश की गई थी कि पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज के रिहैबिलिटेशन, उनके अपलिफ्टमेंट, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। लेकिन ऑफ अ रीसेंट एज यू नो कि न्यूज़ में रहा है कि अक्टूबर 7 को जो है इजराइल में जो है हमास मिलिटेंट्स अटैक कर देते हैं और इस डेवलपमेंट के बाद जो है इजराइल ने ये आरोप लगाया था कि ये जो एजेंसी है यूनाइटेड नेशन रिलीफ वर्क एजेंसीज फॉर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज, ये जो एजेंसीज है इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं, इनके जो ऑफिसर्स इस एजेंसी में काम करते हैं, इन्होंने अगेंस्ट इजराइल जो है इन कोलैबोरेशन विद हमास जो है प्लॉट किया था और ये जो फंड इस एजेंसीज के लिए आता है उस फंड का यूटिलाइजेशन अगेंस्ट इजराइल किया है और इसी सस्पिशन के बिहाफ पे जो है यूनाइटेड नेशन ने इस एजेंसी की फंडिंग पे रोक लगा दी थी। लेकिन इसका कैटास्ट्रॉफिक इम्पैक्ट ये है कि एज यू नो कि इजराइल ने वापस जो है गाज़ा पे इन्वेड कर दिया था, पैलेस्टीनियन पीपल पे जो है उनकी टेरिटरी पे अटैक कर दिया, जिसकी वजह से मास एट्रोसिटीज़ हुई हैं, लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ है एंड जो इंडिविजुअल्स इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं और उनके लिए कोई रिलीफ मेजर नहीं अवेलेबल है। एंड बियॉन्ड दैट ऐसी कोई एजेंसी जब उनके हेल्पिंग के लिए इस्टेब्लिश की गई है और उनकी फंडिंग रोक दी जाए तो एक बहुत बड़ा इशू है। तो इस फंडिंग के रोकने की वजह से जो 2 मिलियन अराउंड पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज हैं उनकी लाइफ पे जो है इम्पैक्ट पड़ा है और इसी बिहाफ पे यूनाइटेड नेशन ने अर्ज किया है इन नेशन से, जो वर्ल्ड की प्रोमिनेंट यूनाइटेड नेशंस की जो मेंबर कंट्रीज हैं, कि फिर से जो है इस फंडिंग को जो शुरू किया जाए ताकि ये एजेंसी जो है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज फिर से जो है फंक्शनल हो सके। तो ये तो था सारा न्यूज़ रिलेटेड डेवलपमेंट। इनकी फंडिंग जो इस एजेंसी की रोक दी गई थी ऑल बिकॉज कि इजराइल ने इस पर क्वेश्चन मार्क लगाया था कि ये एजेंसी जो है अगेंस्ट इजराइल काम कर रही है, इसके ऑफिशियल्स भी अगेंस्ट इजराइल काम कर रहे हैं और इस एजेंसी ने जो है इस चीज़ को नकारा था और ये बोला तो जो 10 to 12 एम्प्लॉइज ऐसे सस्पिशन में थे कि वो अगेंस्ट इजराइल काम कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट में जो है इस एजेंसी ने स्ट्रिक्टली जो है एक्शन लिया है। तो ये सारा कुछ न्यूज़ रिलेटेड डेवलपमेंट इस एजेंसी से रिलेटेड है। अब ये देखते हैं कि ये एजेंसी इस्टेब्लिश क्यों हुई थी, इसका कोर पर्पस क्या है और ये टेम्परेरी बॉडी है या एक परमानेंट बॉडी है, इस बॉडी की, इस एजेंसी की जो है फंडिंग कहाँ से होती है, इसको पैसा कहाँ से मिलता है एंड इन किन किन एरियाज में ये एजेंसी जो है ऑपरेट करती है। तो ये जो यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है इन द ईयर 1949 इस्टेब्लिश की गई थी और इसका कोर पर्पस था पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज की रिहैबिलिटेशन के लिए काम करना। पैलेस्टीनियन जो रेफ्यूजीज हैं उनके लिए काम करना और ये रेफ्यूजी आए कहाँ से, क्वेश्चन ये आता है।
तो एज यू नो कि 1948 में जो है इजराइल और अरबियन पेनिनसुला में जो इनके बीच में जो एक वॉर होता है, उस वॉर को जो नकबा बोलते हैं इन अरेबिक, ये नकबा टर्म जो है कैटास्ट्रॉफ को सिग्निफाई करता है। तो इजराइल और अरेबियंस के बीच में जब लड़ाई होती है, ऑल बिकॉज कि इजराइल्स अपना टेरिटोरियल अक्लेम जो है इस रीजन में करते हैं, तो उस टाइम पे जो वॉर होता है 1948 में, इस वॉर की वजह से बहुत सारे पैलेस्टीनियंस को जो है बेघर होना पड़ा था और वो एक रेफ्यूजी की कंडीशन में आ गए थे। तो इन्हीं की रिहैबिलिटेशन के लिए, इन्हीं की देखभाल के लिए एजेंसी स्टैब्लिश की गई थी यूनाइटेड नेशन द्वारा इन द ईयर 1949, और इसका प्रोविजन ये दिया गया था जब तक इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल जाता इन पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज का, तब तक ये एजेंसी इन रेफ्यूजीज के लिए काम करेगी। और इन एजेंसी का जो कोर फंक्शन एरिया है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट अलोंग विथ रिलीफ मेजर्स जो इन रेफ्यूजीज को प्रोवाइड करना। नाउ अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि इनकी फंडिंग कहाँ से आती होगी, इनको फंडिंग कौन देता होगा। तो इनकी फंडिंग आइदर जो है जो नेशनल कंट्रीज होती हैं, या तो वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूट करती हैं, वो मेंबर कंट्रीज जो यूनाइटेड नेशन की मेंबर कंट्रीज है वो आइदर वॉलंटरी कंट्रीब्यूट करती हैं, या एज यू नो कि यूनाइटेड नेशन का अपना खुद का बजट होता है और उस बजट से सर्टेन पार्ट ऑफ द मनी ऐसे एजेंसीज को प्रोवाइड की जाती हैं। तो इनकी सोर्स ऑफ फंडिंग भी ऐसे हुई हैं, और इसी बिहार पे क्योंकि ये मेंबर कंट्रीज और यूनाइटेड नेशन के बजट के थ्रू आता है, इसीलिए जो है अगर कुछ सस्पिशन इस एजेंसी के अगेंस्ट में हो रहा है तो इसकी फंडिंग रोक दी गई थी। और ये फंडिंग पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज के लिए इनके अपलिफ्टमेंट और इनके डेवलपमेंट के लिए ये जो फंड का यूटिलाइजेशन किया जाता है। और जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज की नंबरिंग है वो अराउंड 5.4 मिलियन इंडिविजुअल्स है। आप समझ सकते हो कि 54 लाख के अराउंड इंडिविजुअल जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज हैं उनके लिए एजेंसी जो है काम करती है। इन द ईयर एज मेंशन की इन द ईयर 1949 ऑन December 8 स्टैब्लिश किया था। तो आपको ईयर पता होना चाहिए कौन से ईयर में स्टैब्लिश किया गया था। और इसका कोर मैंडेट ये था कि ये पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज को असिस्टेंट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, राइट। बियॉन्ड दैट, क्योंकि ये मैंने डिस्कस किया कि परमानेंट नहीं, एक टेम्पररी बॉडी है, इसका कोर पर्पस तब तक था जब तक ये रेफ्यूजीज को परमानेंटली इनका सॉल्यूशन न निकाल लिया जाए। जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज हैं इनका कोई परमानेंट सॉल्यूशन न निकाल लिया जाए तब तक ये एजेंसी से ऑपरेट करेंगी। तो इसमें एजेंसी का जो अप्रूवल है इसको जो है मतलब पीरियोडिकली जो है रिन्यू किया जाता है, पीरियोडिक बेसिस पे इनका रिन्यूअल होता है, तभी जाके एजेंसी फंक्शन करती है। और इस एजेंसी का एरिया ऑफ कॉपरेशन सिर्फ पैलेस्टीन में ही लोकेटेड नहीं है, बियॉन्ड दैट पैलेस्टीन कुछ एरिया ऑफ कॉपरेशन जो कि जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और ये पैलेस्टीन के जो 2 टेरिटरीज हैं वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप, यहाँ पे ये एजेंसी ऑपरेट करती है। तो इन टोटल 5 स्टेट्स जो है, 5 नेशन में जो ये आपकी रिलीफ एजेंसी है ये काम करती है। यू कैन सी इन दिस मैप कि ये सीरिया में ऑपरेट करती है, जॉर्डन में करती है, लेबनान में करती है, और जो वर्स्ट हिट एरिया है दैट इज गाजा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक, यहाँ पे ये जो एजेंसी है ये ऑपरेट करती है। इनका कोर पर्पस जो है इंडिविजुअल्स को रिहैबिलिटेट करना, एंड बियॉन्ड दैट कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड को मीट आउट करते हुए कुछ इश्यूज जैसे एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, रिलीफ है, सोशल सर्विस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, या इमरजेंसी असिस्टेंस भी ये रिलीफ एजेंसीज जो है इन पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज को प्रोवाइड करती है। तो इनका रोल जो क्वाइट क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट हो जाता है, खासकर इस टाइम पे जब मास डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इतने सारे बच्चे मारे गए, इतने सारे वुमेन को जो है परसिक्यूट किया गया है, और ये इजराइल और पैलेस्टीन का जो वॉर चल रहा है एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। तो ऐसी अगर कोई एजेंसी जो फंक्शन कर रही है तो उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं वो रिहैबिलिटेट हो सके एंड एक पीसफुल सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो इसी बिहाफ पे ये डेवलपमेंट, ये न्यूज़ आई थी, और यूपीएससी एग्जाम में ये ऐसा कुछ इंस्टीट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या एक वन लाइनर फॉर्म में कि ऐसी कौन सी एजेंसी की फंडिंग रोकी गई थी जिसके बिहाफ पे जो है यूनाइटेड नेशन ने बाकी कंट्री से अर्ज किया था। Now the next article that we are going to deal is related to ecology and conservation। ये environment का एक typical topic है और prelims के examination के हिसाब से quite important and relevant है। As you know कि prelims environment पर अगर national park या wildlife sanctuary से कुछ questions पूछे जाते हैं तो उनकी nature of the questions ये होता है कि ये wildlife sanctuaries या national park किस state में located या किस geographical area में located है, इनका prominent flora and fauna क्या है, कौन सा चीफ ऐसा कोई स्पीशीज़ का अगर यहाँ पे कंजर्वेशन हो रहा है या किसी नेशनल पार्क में कोई प्रोमिनेंट एनिमल को जो है प्रोटेक्ट किया गया है तो कौन सा प्रोटेक्ट किया गया है, एंड बियॉन्ड दैट
अगर कोई प्रोमिनेंट रिवर बॉडी या और कोई लेक उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क के सराउंडिंग में है तो वो कौन सी है, उनकी जोग्राफिकल की फीचर्स क्या है, ऐसे क्वेश्चंस इन्वायरमेंट में पूछे जाते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड है, दैट इज़ दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सेंचुरी जो है झारखंड में लोकेटेड है, अराउंड 100 किलोमीटर्स क्लोजर टू रांची एंड 10 किलोमीटर्स क्लोजर टू द प्रॉक्सिमिटी ऑफ जमशेदपुर। यानी कि ये दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ है लोकेटेड है, तो ये झारखंड स्टेट में लोकेटेड है और ये जमशेदपुर से अराउंड 10 किलोमीटर की दूरी पे लोकेटेड है। अभी न्यूज़ में क्यों रहा है ये देख लेते हैं। यहाँ पे जो है एक कैनोपी वॉकिंग फैसिलिटीज़ मिड ऑफ फरवरी से शुरू होने वाली है। अब ये कैनोपी वॉकिंग फैसिलिटीज़ क्या है, अब ये इमेज में आप देख सकते हो कि ये ऊपर के जो ट्रीज हैं उनके बिसाइड्स पे ऐसा कुछ वॉकिंग गेटवे बनाया गया है। इसका कोर पर्पस है इको टूरिज्म को बूस्टअप करने का। अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जाते हैं तो कोई टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से जाते हैं, वहाँ के फ्लोरा एंड फोना को ऑब्जर्व करने जाते होंगे, तो ऐसा एक कैनोपी वॉकिंग फैसिलिटी बनाया गया है कि एज यू नो कि ऐसे ये ट्री के ऊपर का जो कैनोपी वाला पोर्शन होता है, अपर पार्ट, इसको कैनोपी बोलते हैं, और यहाँ पे ऐसे जो है ब्रिजेस बनाए जाएं और इस पर अगर आप मूव करेंगे तो एक एस्थेटिक वैल्यू मिलती है, बड़ी कामनेस सी महसूस होती है, अच्छा लगता है अगर आप अपने इन डेली हसल ऑफ लाइफ से ऐसे कुछ एरिया में मूव करने जाएं। तो ये जो कैनोपी वॉकिंग फैसिलिटी इस दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में शुरू की गई है। इसका जो स्ट्रक्चर है अराउंड 100 मीटर लॉन्ग है, 100 मीटर लंबा ये बनाया गया कैनोपी स्ट्रक्चर, और अराउंड 25 फीट ये ग्राउंड से ऊपर है। तो इस कैनोपी पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो न्यूज़ में इसलिए रहा है, लेकिन इसको हम जो है अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से डील करते हैं कि ये डेवलपमेंट क्यों की गई है। ऐसा कैनोपी वॉकिंग फैसिलिटी क्वाइट ऑब्वियस है कि एक एस्थेटिक डेवलपमेंट है, इको टूरिज्म को बूस्टअप करने के लिए दिया गया है। तो जो भी नेचर के लवर हैं, जो भी प्रकृति से बहुत ही क्लोज रहना चाहते हैं, उनके लिए क्वाइट बेटर है। बिसाइड्स दैट जो इकोसिस्टम है, वहाँ का नेचुरल इकोसिस्टम है, अगर ऐसा कुछ इको टूरिज्म दिया जाता है तो उस पर एक प्रेफरेंस रहती है वहाँ के प्रोटेक्शन और उस वेजिटेशन की प्रिजर्वेशन की। तो उसके साथ जो है ये कम्युनिटी एंगेजमेंट बिल्डअप हो जाती है, जो वहाँ के लोकल इंडिविजुअल्स हैं उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने में बिल्डअप लग जाते हैं। एंड बियॉन्ड अगर इको टूरिज्म जैसी फैसिलिटीज़ जब होती हैं तो इकोनॉमिक बूम भी आता है, टूरिस्ट आते हैं, जिसके वजह से जो लोकल इंडिविजुअल्स हैं, जो लोकल यूथ वहाँ के रह रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। ऐसा टूरिस्ट गाइड या वहाँ रेजिडेंट्स के लिए होटल वगैरह का भी डेवलपमेंट होता है। तो इससे कुछ जो बेनिफिशियल इम्पैक्ट क्रिएट होता है ये इको टूरिज्म से होता है। नाउ स्पेसिफिकली इस दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाए तो एज आई मेंशन कि झारखंड स्टेट में लोकेटेड है, क्लोजर टू जमशेदपुर, 10 किलोमीटर दूर है जमशेदपुर से। और इसकी नेमिंग जो की गई है दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, वो वहाँ की एक लोकल गॉडेस है, वहाँ की एक लोकल जो देवी हैं उनका नाम है दलमा माई। उनके नाम के बिहाफ पे जो है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम रखा गया है। एंड बियॉन्ड दैट जो यहाँ की जोग्राफिकल टेरेन है, वहाँ पे आपकी जो है दलमा हिल भी है। तो इस बिहाफ पे जो है इसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम रखा गया है। एक की फोकस रखने की बात, ध्यान देने की बात यहाँ पे ये है, जो मेंस के आंसर राइटिंग में आप कोट कर सकते हो कि कैसे रिलीजन और नेचर का एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है। अगर किसी चीज़ से आप रिलीजियस होते हो, किसी चीज़ पे रिलीजियस बिलीफ आप होता है, तो उसके सराउंडिंग जो नेचर इकोसिस्टम होता है उसको भी आप प्रोटेक्ट करते हो। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की देखो आप नेमिंग भी जो है वहाँ की एक लोकल गॉडेस के बिहाफ पे रखी गई है। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे कि अगर कौन सा जो प्रोमिनेंट एनिमल जो यहाँ प्रोटेक्ट किया जाता है या पाया जाता है, तो ये एलिफेंट, इंडियन एलिफेंट्स के जो है यहाँ पे सब्सटेंशियल पॉपुलेशन जो है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। एज यू कैन सी इन दिस इमेज कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का गेट जो है एलिफेंट से बनाया गया है। तो दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो है प्रोमिनेंटली एलिफेंट का प्रोटेक्शन या ये एनिमल जो यहाँ पाया जाता है। और यहाँ की जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो ये प्रोमिनेंटली सुबर्णरेखा रिवर अलोंग विथ दिमना लेक के वाटर बेसिन में लोकेटेड ये जो है आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अराउंडिंग जो है सुबर्णरेखा रिवर जो है फ्लो करती है। प्रोमिनेंटली एक इंपॉर्टेंट रिवर है ज्योग्राफी की, जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। सुबर्णरेखा नेम एस सिग्निफाई करता है गोल्ड को, स्वर्ण को गोल्ड करता है। क्यों?
इसकी नेमिंग जो है गोल्ड के बिहाफ पे रखी गई है और ये दिमना लेक और इसके जो वाटर बेसिन पे जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। तो ऐसे रिच वाटर बॉडी के लोकेशन के अराउंड जो है एक वाइब्रेंट वेजिटेशन जो है फ्लरिश कर सकता है। और वो देखते हैं कि प्रोमिनेंट वेजिटेशन यहाँ का कैसा है। तो यहाँ का जो प्रोमिनेंट वेजिटेशन है उसको कैटेगराइज किया है ड्राई पेनिनसुलर साल में, या इसको नॉर्दर्न ड्राई मिक्स डेसिडुअस फॉरेस्ट भी बोलते हैं। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि कैसे जो यहाँ के लीव्स जो है इनका साल में जो गिरती हैं और फिर ग्रो करती हैं। तो ये इस वाटर बेसिन में लोकेटेड है और ये एक्सटेंड करती हैं कौन कौन से स्टेट में, बिहार, उड़ीसा, यूपी, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में ये प्रोमिनेंट वेजिटेशन जो है एक्सटेंड करता है। ये रीजन जो है प्रोन टू गुड अमाउंट ऑफ हैवी रेनफॉल है, इसकी वजह से यहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है और ये एक सूटेबल कंडीशन बिल्ड करता है यहाँ के फ्लोरा और फोना को बिल्डअप करने में, राइट। तो इस यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यू कैन सी कि किस एनिमल्स का कंजर्वेशन होता है, इस इको टूरिज्म से क्या क्या बेनिफिट होते हैं। सुबर्णरेखा अलॉन्ग विद द डिमना लेक यहाँ पे लोकेटेड है, जिसके वाटर बेसिन में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। नाउ ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है सुबर्णरेखा रिवर के बारे में। तो सुबर्णरेखा रिवर जो है झारखंड में इसकी ओरिजिन होती है, नियर नागरी विलेज, झारखंड का एक नागरी विलेज है। एट एन एलिवेशन ऑफ 600 मीटर एबव ग्राउंड जो है, सी लेवल जो है, ये रिवर जो है झारखंड डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिन होता है और ये प्रोमिनेंटली 3 डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करता है, झारखंड और उड़ीसा में जो प्रोमिनेंटली फ्लो करता है और एक सर्टेन पार्ट जो है इसका वेस्ट बंगाल में इस रिवर का फ्लो करता है, राइट। और एक सबसे की इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है इस रिवर पे जो है हुंदरू फॉल लोकेटेड है। तो ये प्रीलिम्स का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन जो है आजकल ऐसे नेचर ऑफ क्वेश्चन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में पूछे जा रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, कि हुंदरू फॉल कहाँ लोकेटेड है। सबसे पहला कौन सा स्टेट है, तो झारखंड है। एंड बियॉन्ड झारखंड किस रिवर से ये हुंदरू फॉल निकलता है, तो सुबर्णरेखा रिवर। तो यू कैन सी ये जो वाटर बेसिन है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अराउंड, जिसके अराउंड जो है ये आपकी जो है दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो फ्लरिश कर रही है। तो इसी की कैनोपी वॉकिंग फैसिलिटी यहाँ शुरू की गई है। तो प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या है कि नेचर ऑफ वेजिटेशन क्या है, फ्लोरा एंड फोना क्या है, इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज इसके सराउंडिंग में क्या है, कौन से स्टेट में ये लोकेटेड है, एंड बियॉन्ड दैट कौन सी प्रोमिनेंट स्पीशीज़ या एनिमल यहाँ पे कंजर्व की जाती है। तो यू कैन सी फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन कि ये सारी आंसर का इनपुट इस डाटा से आप ले सकते हैं। Now the next article that we are going to deal is related to art, culture and heritage. क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट टॉपिक है और ये रिलेटेड है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से रिलेटेड, जिसमें ये न्यूज़ में इसलिए रहा है कि इंडिया ने ऑफ रिसेंट जो है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को नॉमिनेट किया है कि वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसकी लिस्टिंग हो सके। तो क्वाइट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड हमारे प्लेलिस्ट में एक वीडियो पड़ी हुई है, जो इस साल के 2 नए एडिशन इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया के 2 नए साइट्स को ऐड किया गया है, उसकी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। और किन किन कैटेगरीज के बिहाफ पे जो है इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इन प्लेसेस की लिस्टिंग होती है, उसका भी पूरा एक प्रोसीजर हमने मेंटेन किया, वहाँ पे उस लेक्चर में डील किया है कि कैसे यूनेस्को अपने उसमें जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को कंसिडर करती है, टेंटेटिव लिस्ट क्या होते हैं, नॉमिनेशन कैसे होता है, किन क्राइटेरियाज पे इन साइट्स को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में रखा जाता है, वो सारा डील हमने किया हुआ है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ गो एंड वॉच सैक्रेड एनसेम्बल्स ऑफ होयसाला आर्किटेक्चर का जो वीडियो है उसको प्लीज़ वॉच कीजिए, तो आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी। फॉर द टाइम बिंग फैक्चुअली अगर मैं बताऊँ तो अराउंड 42 इंडियन साइट्स जो हैं वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में एडेड हैं। एंड ऑफ दिस ईयर जो है 2 नए साइट ऐड हुआ है। एक तो आपका सैक्रेड एनसेम्बल्स ऑफ होयसाला टेम्पल्स, जिसका लेक्चर मैंने डील किया है। सैक्रेड एनसेम्बल्स ऑफ होयसाला टेम्पल्स अलॉन्ग विद वेस्ट बंगाल में जो है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी का शांति निकेतन जो है उसको ऑफ रिसेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। अब ये नॉमिनेशन इस साइट का हुआ है, इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, तो ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये 2 नए साइट जो है इंक्लूड कर लिए गए हैं और अब तक जो है इंडियन साइट्स की नंबरिंग जो है अराउंड 42 हो चुकी है।
ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में उन साइट्स को इंक्लूड किया जाता है जो हिस्टोरिकली आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से क्वाइट इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है, या फिर एनवायरमेंटल लैंडस्केप में क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट है, तो उन साइट्स को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में रखा जाता है। जैसे अगर इन्वायरमेंटल लैंडस्केप की बात करूँ तो सिक्किम का जो है कंचनजंगा जो माउंटेन रेंज है उसको जो है ऐसा वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में रखा गया है। तो यू कैन सी कि ये जो है ऑफ रिसेंट जो इंडिया ने अभी नॉमिनेट किया है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को, इसको जो है पर्पजली इसको जो नॉमिनेट किया गया है, और ये जो पूरा लैंडस्केप है ये अराउंड 12 फोर्ट है, राइट। ये 12 फोर्ट मिलके जो है टोटली जो है मराठास के लैंडस्केप को बनाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मराठास एज यू हैव स्टडीड इन हिस्ट्री कि इनका एक रिच कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे फ्रीडम फाइटिंग में, या अगेंस्ट मुगल जो वॉर हुआ या अगेंस्ट ब्रिटिश जो वॉर हुआ, उसमें मराठास एक वैलिएंट वॉरियर की तरह थे जो हमारी कंट्री की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने की उन्होंने कोशिश की थी। और इनकी जो डोमिनेशन थी या जो भी इनकी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री वॉरफेयर था वो तभी पॉसिबल हो सकता था जब उनके पास एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक लोकेशन हो, या इन्होंने अपनी जो फेंसिंग या फोर्टिफिकेशन कुछ ऐसा किया हो। ये गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर थे। तो इसी बिहाफ पे जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को नॉमिनेट किया गया है, इसका की फीचर ये है कि ये अराउंड 12 फोर्ट इसमें आते हैं। और ये 12 फोर्ट जो हैं आपके डिफरेंट फोर्ट्स है, जैसे सालार फोर्ट, शिवनेरी फोर्ट, लोहगढ़ फोर्ट, खांदेरी फोर्ट, रायगढ़ फोर्ट, राजगढ़ फोर्ट, प्रतापगढ़ फोर्ट, सुवर्णदुर्ग फोर्ट, पन्हाला फोर्ट, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग इन महाराष्ट्र। और एक की फीचर ये भी है कि तमिलनाडु में भी इनका एक फोर्ट है जिसको गिंगी फोर्ट बोलते हैं, ये भी इस मराठा मिलिट्री लैंडस्केप में कंसिडर किया है। तो ये जो 12 फोर्ट हैं इनको जो है इंडिया की तरफ से नॉमिनेट किया गया है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्टिंग में जो है ये इनको डाला जाए। तो ये इनका जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, ऐसा डिस्कस किए, रिमार्केबल फोर्टिफिकेशन अलॉन्ग विद ये स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस मराठास को देते थे, जिसके बिहाफ पे वो अपना वॉर जो है परस्यू करते थे और अगेंस्ट एनिमी जो है डील करते थे। यू कैन सी कि कैसे ये अप हिल जो है इतने टॉप ऑफ द हिल पे ये फोर्ट स्टैब्लिश किया गया है। ये कुछ और फोर्ट्स हैं जो ऐसे हिल्स पे अलॉन्ग विद द एनवायरमेंटल लैंडस्केप इनको डिज़ाइन किया गया है और एक प्रोमिनेंट हाइट पे बिल्ड किया गया है। तो एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देते थे मराठास को ऐसे फोर्ट कि अगर कोई एनिमी इन्वेड कर रहा है तो उनको पहले से ही अवेयरनेस हो जाती थी। तो ये इनकी जो प्रोमिनेंट फीचर है कि जोग्राफिकल डाइवर्सिटीज एंड 12 डिफरेंट फोर्ट है, महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक एक्सटेंड कर रहे हैं। स्ट्रैटेजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनकी जोग्राफी डाइवर्स है, डिफरेंट फिजियोग्राफिक रीजन्स में लोकेटेड है। महाराष्ट्र में एज यू नो कि सह्याद्री माउंटेन्स है जो वेस्टर्न घाट का एक कंटिन्यूअस रेंज है। तो यहाँ पे फोर्ट्स लोकेटेड हैं और इन फोर्ट्स का एस्टेब्लिशमेंट अराउंड 17 to 19 सेंचुरी के अराउंड जो ये फोर्ट्स बनाए गए थे। और इसी फोर्ट की कंटिन्यूटी की वजह से एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्डअप हुआ था। कई सारे डिफरेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे फोर्ट बनाए गए थे जो है इन मराठास को जो है इन फोर्ट के थ्रू काफ़ी हेल्प मिलती थी। और इनकी टेरेन जो है क्वाइट इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि डिफरेंट हायरार्की में बनाए गए थे, डिफरेंट स्केल के बेस पे, जिससे ये इन्वायरमेंट के साथ साथ यानी कि इन वेजिटेशन जो भी ये देख रहे हो आप ग्रीनिश, इनके साथ जो है ये फोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन इनकी बिल्डिंग की गई थी। और ये प्रोमिनेंटली लोकेटेड है सह्याद्री माउंटेन रेंजेस में, या कोंकण कोस्ट बोल लो, डेक्कन प्लेट्यू एंड ईस्टर्न घाट सिमिलरली। तो यहाँ पे जो फोर्ट्स ये लोकेटेड था और इसी बिहाफ पे, इसके हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के बिहाफ पे इंडिया ने जो है इनको जो है नॉमिनेट किया वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्टिंग में। अब महाराष्ट्र में सिर्फ यही 12 फोर्ट नहीं, अराउंड 390 फोर्ट्स हैं। महाराष्ट्र एक इम्पॉर्टेंट जोग्राफिकल एरिया हिस्टोरिकली रहा है, तो ऑलरेडी यहाँ पे 390 फोर्ट हैं, जिनमें से इन 12 फोर्ट्स को जो है नॉमिनेट किया गया है। और इन 12 फोर्ट्स का भी देखभाल जो है, उनमें से कुछ फोर्ट्स ऐसे हैं, अराउंड 8 फोर्ट्स जो हैं जिनकी देखभाल जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर रही है। अब ये हिस्टोरिकल फोर्ट्स हैं तो इन पर डैमेज हो सकता है, लेकिन इनकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के बिहाफ पे इनकी देखभाल, इनका प्रोटेक्शन जो है कोई इंस्टीट्यूशन करती है। तो इंडिया में अप टिल नाउ जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो इसकी प्रोटेक्शन इन 8 फोर्ट्स की करती है ये। लेकिन अगर ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इंक्लूड हो जाते हो तो इनकी प्रोटेक्शन, इनकी देखभाल और बेटर हो सकती है, इनके लिए और बेटर फंडिंग आएगी, तो ये हमारे हिस्टोरिकल लैंडस्केप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी बिहाफ पे इंडिया ने जो है इन मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को जो है
नॉमिनेट किया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, और इनकी नंबरिंग कितनी है 12। एक महाराष्ट्र में मैक्सिमम, और एक फोर्ट जो आपका गिंगी फोर्ट है ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। साथ ही साथ आपको फैक्चुअली ये भी ध्यान रखना है कि अराउंड 42 साइट्स अब तक इंडियन साइट जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इंक्लूडेड हैं। ऑफ इट 2 मैंने डिस्कस किया कि सैक्रेड एनसेम्बल्स ऑफ होयसाला टेम्पल्स अलॉन्ग विद वेस्ट बंगाल में जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का शांति निकेतन है उसको ऑफ अ रिसेंट इंक्लूड किया गया है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स में या स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन फॉर श्योर पूछा जा सकता है। Now the next article that we are going to deal is related to defense exercise। ये प्रीलिम्स का एक टिपिकल टॉपिक है। प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि डिफेंस एक्सरसाइजेस किन किन कंट्रीज़ के बीच होता है। लास्ट टाइम हमने इंडिया मालदीव्स बायलैटरल रिलेशंस को डिस्कस किया था, जिसमें एक ओवरीन बताया था इंडिया और मालदीव्स के बीच में होता है। सूर्य किरण, खंजर, ऐसे इंडिया के साथ जो भी बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेज विद द रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ होती है उनकी कुछ नेमिंग की जाती है, कि उन मिलिट्री एक्सरसाइज की नेमिंग की जाती है, और ये जनरल प्रीलिम्स में ऐसे नेचर ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बियॉन्ड दैट इस डाटा का यूज़ अगर आप किसी कंट्री के बीच में बायलैटरल रिलेशनशिप को अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो इस एग्जामिनेशन का फैक्चुअल कंटेंट का इंफॉर्मेशन देके आप अपने आंसर को मोर रेलेवेंट एंड बेटर बना सकते हैं। तो ये न्यूज़ में इसलिए रहा है कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में पहली बार एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, और उसको जो नेमिंग दी गई है वो सदा तंसीक के नाम से दी गई है। 29 जनवरी को जो इंडिया और सऊदी अरेबिया ने जो जॉइंटली इस मिलिट्री एक्सरसाइज को परस्यू किया इन द स्टेट ऑफ राजस्थान में ये मिलिट्री एक्सरसाइज कंक्लूड हुई। तो ये क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ है, तो दैट्स अ प्रोबेबिलिटी कि एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में सदा तंसीक जो है ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की गई। ये पहली बार है, फर्स्ट टाइम इसको जो है परस्यू किया गया है, और ये एक्सरसाइज अराउंड 10 डेज तक चलेगी, 10 फरवरी तक चलेगी। इसका कोर जो फंक्शनैलिटी है, इंडिया के अराउंड 45 पर्सनल्स अलॉन्ग विद सऊदी अरेबिया के 45 पर्सनल, जो कि रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस जो वहाँ की आर्मी है अलॉन्ग विद द इंडियन आर्मी कंटिजेंट, ये जॉइंटली जो है इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे। एज यू नो कि सऊदी अरेबिया का जो टेरेन है, जो जोग्राफिकल टेरेन है, कोई डेजर्टस है, वहाँ डेजर्ट लोकेटेड है। तो एक हमारे मिलिट्री जो पर्सनल्स हैं उनकी ट्रेनिंग ऐसे टेरेन में अगर की जाए और इन जो भी कंट्रीज इस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है तो एक क्वाइट बेनिफिशियल अप्रोच होता है। तो इसी बिहार पे जॉइंट एक्सरसाइज की गई है कि सेमी डेजर्ट टेरेन में कैसा जॉइंट ऑपरेशन होना चाहिए, इसी बिहार पे इस एक्सरसाइज को शुरू किया गया है। और ये मोर स्ट्रेंथन करता है क्या, किस चीज़ को, चैप्टर 7 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। अब यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसका चैप्टर 7 जो है ये मैंडेट करता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करेगी, और कुछ भी ऐसा वॉर या कंटीजेंसी लाइक सिचुएशन कहीं भी अकर हो तो उसके अगेंस्ट में काम करेगी। और इसी चैप्टर 7 के इस प्रोविजन के कोहेरेंस में, कॉम्प्लीमेंटेशन में, ये इंडिया और सऊदी अरेबिया को जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसको सदा तंसीक बोलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट है, इसको आपने याद रख लेना क्योंकि प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है। तो इसी के कोहेरेंस में जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, और इनके कोर जो सिग्निफिकेंस है उस पर ध्यान देते हैं कि इसका जो फोकस एरिया है, एक दूसरे के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो इंडिया या सऊदी अरेबिया जो भी इनके मिलिट्री पर्सनल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस करते हैं उसको एक दूसरे से शेयर कर सके, क्या टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, किन किन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, उनको जो है एक दूसरे से शेयर कर सके, और ये इंटर ऑपरेबिलिटी जो है एक ब्रदरहुड की फीलिंग लाएगी। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है तो क्वाइट ऑब्वियस है कि एक दूसरे के रिलेशनशिप भी स्ट्रेंथन होंगे। इस एक्सरसाइज में कुछ ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ होंगी, जैसे कि मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट जो बनाए जाते हैं उसको कैसे फंक्शन करना है, कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन होता है, कहीं पे भी इंसर्जेंसी हो रही तो सर्च ऑपरेशन की ज़रूरत हुई तो उस ऐसे सिचुएशन में कैसे काम करें। बियॉन्ड दैट रिफ्लेक्स शूटिंग, स्लीथरिंग ऐसे कि डेजर्ट में ऐसे सोल्जर्स सांप की तरह रेंगते हुए ज़मीन पे कैसे चलते हैं, तो स्लीथरिंग जैसे अप्रोच भी एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। और ये जो एक्सरसाइज है एज ए डिस्कस कि एक दूसरे के बॉन्ड को जो है स्ट्रेंथन करेगा, और एक दूसरे का जो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है कि दोनों कंट्री का आज के टाइम पे टेररिज्म,
टेररिज्म या मैराइन सिक्योरिटी या और भी जो ड्रग ट्रैफिकिंग का इशू है क्वाइट कॉमन है अक्रॉस द वर्ल्ड सारी कंट्रीज में। तो इन एरियाज में अगर ये कंट्रीज कोऑपरेट कर रही हैं तो एक दूसरे के रिलेशन को क्वाइट स्ट्रेंथन एंड बेटर कर सकती हैं। तो इसी बिहाफ पे ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है सदा तंसीक, ये इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में पहली बार शुरू किया गया था। तो इस फैक्ट को आप रिटेन कर लें, क्योंकि प्रीलिम्स में चाहे वो पीसीएस हो या यूपीएससी, क्वाइट ऑब्वियस है कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि पूछा जा सकता है, क्योंकि पहली बार आकर हुआ है। Now the next article that we are going to deal is related to agriculture and allied sector। ये आर्टिकल agriculture and allied sector से रिलेटेड है और ये न्यूज़ में इसलिए रहा है कि ऑफ रिसेंट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड ट्राइबल अफेयर्स ने एक नया फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है। वो फ्रेमवर्क किस लिए है? वॉलेंट्री कार्बन मार्केट से रिलेटेड। नाउ इस न्यूज़ को डिस्कस करने से पहले कुछ और की एरियाज पे फोकस करते हैं कि जो करंट गवर्नमेंट है इसका की फोकस जो था बाई द ईयर 2022 तक जो है फार्मर्स की इनकम को जो है डबल करना था, राइट। 2022 तक फार्मर्स की इनकम को डबल करना था, लेकिन कोविड लेड पैंडेमिक की वजह से जो रिसेक्शन कॉज हुई तो इस टारगेट को, इस जो टाइमलाइन दिया गया है इसको एक्सटेंड कर दिया गया। एंड बियॉन्ड दैट हमारी कंट्री, हमारी जो लीडरशिप, हमारी गवर्नमेंट है, इन लोगों ने कमिट किया है COP26 और COP27 की समिट में कि जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जो हम खेती बाड़ी करते हैं अपने कंट्री में, ये जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो विथ कोहेरेंस ऑफ द ग्लोबल नॉर्म होंगी, यानी कि क्लाइमेट के फेवर में होंगी। फेवरेबल क्लाइमेट जो भी होगा उसके फेवर में हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होंगी, ताकि एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस डेवलप हो सके। तो इन्हीं दोनों बिहाफ के बैकग्राउंड के बिहाफ पे ये वॉलंटरी कार्बन मार्केट को समझते हैं कि यूनियन मिनिस्ट्री ने जो है इस फ्रेमवर्क को डिस्कस किया है कि क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए वॉलंटरी कार्बन मार्केट के लिए, जिसके बिहाफ पे जो है हमारे जो मार्जिनलाइज फार्मर्स हैं, जो छोटे लेवल के जो फार्मर्स या जो भी फार्मर्स हैं, उनकी इनकम बूस्ट हो सके और उनको जो है एम्पावर किया जा सके। तो देखते हैं ये एम्पावरमेंट कैसे होती है। और क्योंकि डिस्कशन रखा गया है वॉलंटरी कार्बन मार्केट के लिए, तो कन्वेंशनली जितनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होती थी उसको सेल करके ही जो है फार्मर जो है अपना इनकम जनरेट करते थे। लेकिन एक नया मैकेनिज्म ये कार्बन मार्केट का निकाला गया है कि जैसे गवर्नमेंट का की फोकस है कि फॉरेस्टेशन के थ्रू जो है कार्बन का सीक्वेस्ट्रेशन किया जाए, यानी कि कार्बन जो एटमॉस्फेयर में है उसको जो है ऑब्जॉर्व किया जाए थ्रू द ट्रीज एंड प्लांट्स, जिसकी वजह से जो मैक्सिमम कार्बन सिंक डेवलप हो सके। तो इसी बिहाफ पे जो हमारे फार्मर्स को प्रमोट किया जा रहा है, उनको एडवाइस किया जाए, ये फ्रेमवर्क जो भी बनाया गया है उनके अंदर जो है अवेयरनेस लेके आया जाए कि वो कुछ सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करें। और उसका बेनिफिट ये है कि उसके बिहाफ पे जो है कार्बन का सीक्वेस्ट्रेशन होगा। और कार्बन का सीक्वेस्ट्रेशन होने से वजह से एक बेनिफिट ये है कि देयर इज अ प्रोविजन ऑफ कैप एंड ट्रेड। कार्बन ट्रेडिंग में जो है कैप एंड ट्रेड का एक मैकेनिज्म है ग्लोबली। एज यू नो कि इन्वायरमेंट सबके लिए कॉमन है, राइट। सबके लिए जो आकाश, धरती, ये पानी जो है क्वाइट कॉमन है। तो एक लिमिटेड डोमेन में ही कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया जाता है, यानी एक लिमिट तक ही आप कार्बन डाइऑक्साइड जो है एमिट कर सकते हैं। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए डेवलप्ड और डेवलप्ड इकोनॉमी को सेपरेटली कैटेगराइज किया गया है और सबको एक इंडिविजुअल कोटा दिया गया है कि आप अपनी कंट्री या अपने डोमेन में इतना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर सकते हैं। तो क्योंकि डेवलप कंट्रीज जो है वहाँ पे इंडस्ट्रीज लोकेटेड है, उनका कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा है, तो इस बिहाफ पे एक मैकेनिज्म कार्बन ट्रेडिंग का बताया गया कि मान लीजिए अगर किसी इंडस्ट्री जो भी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसको अगर 100 का टारगेट दिया गया है कि आप मैक्सिमम इतना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये टारगेट जो है 120 तक ब्रीच कर 120 तक करता है, तो इस चीज़ का सोल्यूशन कैसे निकाला जाए? तो इसका सोल्यूशन ये कार्बन डाइऑक्साइड सीक्वेस्ट्रेशन मैकेनिज्म से किया गया कि ऐसे फार्मर जो ऐसी कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस या ऐसे ट्री का प्लांटेशन कर रहे हैं जहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब किया जा सकता है, तो उनको जो है कार्बन क्रेडिट दिया जाएगा। और ये कार्बन क्रेडिट जो है सर्टिफिकेट के फॉर्म में जो इसको इंटरनेशनली सेल किया जा सकता है। तो ये जो इंडस्ट्रीज जिनका लिमिट जो है एक्सीड कर गया, ये इस कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स को इन फार्मर्स के थ्रू खरीद सकते हैं। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि दोनों के लिए एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगा कि ये अपना एक जो इनका जो लिमिट है वो पेनलाइज नहीं किया जाएगा और फार्मर्स को इन टर्न जो है उसके बिहाफ पे जो है पैसे मिलेंगे। तो इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए फ्रेमवर्क जनरेट किया गया, लेकिन ये फार्मर जो है क्वाइट मार्जिनलाइज्ड हैं, तो इतनी अवेयरनेस नहीं होगी कि ये जो है कार्बन मार्केट में जो है ट्रेडिंग कैसे करें। तो इसी बिहाफ पे जो है फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया गया है कि फार्मर्स के बीच में जो
अवेयर कराया जाए और इसके लिए प्रमोट किया, उनको जो है मतलब मोटिवेट किया जाए कि जो भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं ये वो इको फ्रेंडली हो। और इसके लिए जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रिसर्च का जो है रोल क्वाइट इंपॉर्टेंट हो जाता है। गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है कि ये इस इनिशिएटिव को आप सक्सेसफुल बनाने के लिए काम करें और फार्मर्स के साथ डिस्कशन करें कि कैसे वो कार्बन ट्रेड मैकेनिज्म या जो ये कार्बन का फ्रेमवर्क है इसमें जो है डील कर सकते हैं। एंड जॉइंटली जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे कंट्री में हो रही, चाहे वो सदर्न स्टेट में, उनके साथ भी म्यूचुअल डिस्कशन और पार्टिसिपेशन के थ्रू इस स्कीम को जो है इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और इसका बेनिफिट आप यू कैन अंडरस्टैंड कि अराउंड 54.6% ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो अगर ऐसा कुछ मेजर लिया जा रहा है जिससे एनवायरनमेंट को भी बेनिफिट हो और इंडिविजुअली लोकली हमारे इकोनॉमी को भी बेनिफिट मिल रहा है, तो ये स्कीम क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट हो जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट जो है ये कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क या जो भी वॉलंटरी कार्बन मार्केट जो अभी गवर्नमेंट ने रिसेंट इनिशिएटिव लिया है। तो अगर आपसे प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्बन क्रेडिट क्या होता है, कार्बन मार्केट मैकेनिज्म क्या है, या ट्रेड एंड कैप क्या है, राइट। बियॉन्ड दैट मेंस में आपसे पूछा जा सकता है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को एनवायरनमेंट के साथ सिंक करके कैसे प्रैक्टिस किया जाए, क्या सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं। तो यू कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन मैक्सिमम प्रीलिम्स में या मेंस में जो आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। Now the next article that we are going to deal is related to state in news। कुछ state specific news है कि वहाँ की particular state की जो है ओडिशा स्टेट की गवर्नमेंट जो है वहाँ के इंडिविजुअल्स के बेनिफिट के लिए कौन सी स्कीम रन करा रही है, इसके की फीचर्स क्या हैं, और अगर ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में है तो ये बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी एक नॉबल इनिशिएटिव हो जाता है इसको इम्प्लीमेंट करने का। तो ये न्यूज़ में इसलिए रहा है कि उड़ीसा ने ऑफर रिसेंट एक नई स्कीम शुरू की है जिसका नाम है लाभ योजना। इसका कोर पर्पस ये है कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है देगी किस फील्ड में, जो भी मिनिमम फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उस पे जो है स्टेट जो है एमएसपी प्रोवाइड करेगी, जिससे वहाँ के जो इंडिविजुअल जो ट्राइबल रह रहे हैं उनको बेनिफिट होगा, राइट। तो ये लाभ योजना उड़ीसा ने शुरू की है। एमएसपी एज यू नो इसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। ये एक प्राइस एश्योरेंस स्कीम है, राइट। एमएसपी एक प्राइस एश्योरेंस स्कीम है कि एक स्टेज के बियॉन्ड जो है इस कमोडिटी का प्राइस नीचे नहीं गिरेगा, जिससे एक फार्मर्स के बीच में एक एश्योरेंस रहता है रिलेटेड टू देयर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कि उनकी खेती से उनको नुकसान नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट ने एश्योर किया है कि ये चीज़ जो है 100 रुपये पर केजी के हिसाब से बिकेगी अगले साल, तो फॉर श्योर 100 केजी पे ही बिकेगी या उससे ऊपर जा सकती है लेकिन नीचे नहीं जाएगी। तो उसी चीज़ पे जो है अब स्टेट गवर्नमेंट ने जो है एमएसपी प्रोवाइड करना शुरू किया किस फील्ड में, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में। एज यू नो कि ओडिशा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ ट्राइबल्स बहुत ही रहते हैं और उनकी डिपेंडेंसी फॉरेस्ट एरियाज में जो वहाँ का फॉरेस्ट में प्रोड्यूस होता है, चाहे वो हनी हुआ, शहद की प्रोडक्शन हुई, बैम्बू का प्रोडक्शन हुआ, या जो तेंदू के पत्ते होते हैं जो वहाँ की फॉरेस्ट की लीव्स होती हैं, ऐसे बहुत सारे एग्रीकल्चर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं जिनको बेच के वो अपनी लाइवलीहुड को मीट आउट करते हैं। तो उन्हीं को जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोला जाता है। और इसी चीज़ को ध्यान में रख के जो है उड़ीसा की गवर्नमेंट ने जो है अब जो है स्टेट फंडेड एमएसपी स्कीम प्रोवाइड करने का जो है डिसीजन लिया थ्रू द लाभ योजना। अब इसका की इम्पैक्ट क्या होगा कि ये एनुअली जो है एमएसपी इस चीज़ के लिए डिफाइन किया जाएगा और इस स्कीम को मोर स्ट्रेंथन मोर बेटर बनाने के लिए इसमें जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का भी यूटिलाइजेशन किया गया है। जो विमेन सेंट्रिक सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके साथ कोलैबोरेट या इंटीग्रेट करके इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑलरेडी जो 100 करोड़ का जो है स्टेट गवर्नमेंट ने बजट एलोकेट कर दिया है और इस स्कीम का जो बेनिफिट है ओडिशा की अराउंड 30,000 ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन जो है बेनिफिट उठा सकती है। और इस स्कीम में लीकेज ना हो, इसकी एफिकेसी हो, सूटेबली जो ये स्कीम इम्प्लीमेंट हो सके, इसीलिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का यूज़ किया गया है ताकि डायरेक्टली जो पैसा है जो सेल हो रहा है कमोडिटी का वो जो फार्मर्स हैं जो भी ये माइनर्स फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेच रहे हैं उनके अकाउंट में थ्रू डीबीटी ट्रांसफ़र हो सके। और इसके लिए टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन किया गया है। एग्जाम्पल में आप यूज़ कर सकते हैं ई गवर्नेंस का एग्जाम्पल, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए या गुड गवर्नेंस का पूछा जाए तो ये टॉपिक यू कैन गिव योर एग्जामिनेशन। और ओडिशा ने ये एक टेक्नोलॉजिकल ऑटोमेशन सिस्टम शुरू किया था जिसको विजन 5T बोलते हैं।
और ये विजन 5T जो है इंडिविजुअलिटी पे फोकस करता है कि जो स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन टीम वर्क के साथ हो, ट्रांसपेरेंसी हो, टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन हो, टाइमली इम्प्लीमेंटेशन हो, जिससे सोसाइटी या जो हमारी गवर्नेंस है वो ट्रांसफॉर्म हो सके। तो ये विजन 5T जो है उड़ीसा द्वारा शुरू किया गया था और इसका जो यूटिलाइजेशन इस स्कीम के लिए भी किया जा रहा है ताकि स्कीम जो है एफिशिएंटली जो है इम्प्लीमेंट हो सके। और इस स्कीम में जो बिचौलियों को हटाने के लिए, जो मिडिल मैन हो तो उनको हटाने के लिए भी जो है सूटेबल मेजर्स लिए गए हैं कि ये जो स्कीम है ये ई टेंडरिंग के थ्रू होगी, यानी कि ऑनलाइन पोर्टल पे जो ये जो इनका एडिशन होगा जिसके बिहाफ पे प्रॉपर ऑक्शनिंग या प्रॉपर प्राइजेस जो है इन फार्मर्स को मिल सकेंगे। तो ये स्कीम जो है उड़ीसा गवर्नमेंट ने ऑफ रिसेंट शुरू की है। तो या तो प्रीलिम्स में स्टेट पीसीएस में मोर स्पेसिफिक पूछ सकता है या मेंस में इस टॉपिक को जो है एज आप एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं, गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल, या कैसे स्कीम्स की एफिकेसी या उनकी इम्प्लीमेंटेशन बेटर बनाई जा सकती है। यू कैन यूज़ दिस इंफॉर्मेशन। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज। होप यू हैव लाइक दिस सेशन। हमारा पूरा एफर्ट है कि आपकी प्रिपरेशन क्वाइट स्ट्रेंथन एंड क्वाइट बेटर हो सके और इसी बिहाफ पे हम जो सूटेबल कंटेंट है वो लेके आते हैं और इतने ही अमाउंट ऑफ डोज पे लेके आते हैं जो एग्ज़ाम सेंट्रिक हो, ताकि आपके ऊपर कोई बर्डन ना हो और आप अपनी प्रिपरेशन को स्मार्टली डील कर सकें। So this is all for today's. Hope you liked this session. If you have liked it, then please do like and subscribe and give us the feedback. हमें feedback दीजिए, हमारे लिए एक motivation होता है. Till then, goodbye and all the best.